नमस्कार, जोहार। आप सभी झारखंड वासियों का हमारे YouTube चैनल झारखंड न्यूज अपडेट पर स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से झारखंड राज्य की हर छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को आप तक सरल और सटीक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि झारखंड की सभी ताजा और महत्वपूर्ण खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद। सिमडेगा की बेटी का रक्षा मंत्रालय में चयन, जिले का बढ़ाया मान। झारखंड के सिमडेगा जिला की बेटी कोमल सिंह ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में ग्रेड बी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पद पर चयनित होकर सिमडेगा का नाम रोशन किया है। कोमल सिंह सिमडेगा कांग्रेस प्रवक्ता सह आरआर मेडिकल प्रिंस चौक के संचालक रणधीर रंजन की बेटी हैं। उनकी इस उपलब्धि पर परिजनों, मित्रों और शुभचिंतकों में उत्साह का माहौल है। सभी ने उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। कोमल ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुओं को दिया है। उन्होंने कहा कि परिवार का सहयोग और शिक्षकों का मार्गदर्शन ही उनकी इस सफलता का आधार रहा है। शैक्षणिक जीवन में भी कोमल का प्रदर्शन शानदार रहा है। कोमल शुरू से ही मेधावी छात्रा रही हैं। उन्होंने डीएवी विद्यालय से मैट्रिक में 93% अंक प्राप्त किए। इसके बाद डीपीएस रांची से इंटर विज्ञान में भी 93% अंक हासिल किए। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। कोमल की इस उपलब्धि ने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे जिले का मान बढ़ाया है। उनकी सफलता सिमडेगा के अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है, जो अपने सपनों को साकार करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। गुमला अस्पताल में मरीजों को नहीं मिल रहा खून, स्टॉक हुआ खत्म। चाईबासा में HIV पॉजिटिव रक्त चढ़ाए जाने के मामले के बाद मचे बवाल और ब्लड बैंक के सील होने का सीधा असर अब गुमला के सरकारी अस्पताल पर दिखने लगा है। नियमों की सख्ती और आपूर्ति बाधित होने के कारण गुमला सदर अस्पताल में रक्त का अकाल पड़ गया है, जिस कारण ब्लड बैंक में अक्सर ताला लटका दिखता है। वर्तमान स्थिति ये है कि सदर अस्पताल गुमला में अभी एक भी यूनिट खून उपलब्ध नहीं है। अस्पताल परिसर में लगी रक्त उपलब्धता पंजी डिस्प्ले बोर्ड पर इन दिनों या तो 1 यूनिट या फिर 0 का विज्ञापन चमकता रहता है, जो मरीजों के परिजनों के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं है। अस्पताल में बीते शुक्रवार से इलाज करा रहे घाघरा निवासी विशेश्वर सिंह ने बताया कि कमर के नीचे का हिस्सा काम नहीं करता है। चिकित्सक ने खून चढ़ाने की बात कही है। डोनर सुदेश सिंह द्वारा 1 यूनिट खून देने पर अभी 1 यूनिट खून चढ़ा है। 2 यूनिट और खून की जरूरत है और हमारे पास डोनर मौजूद है, लेकिन व्यवस्था ऐसी बनी है कि डोनर होने के बावजूद अस्पताल प्रबंधन द्वारा खून उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। ऐसे में रोने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं है। बसिया निवासी 55 वर्षीय मंगन लोहरा के शरीर में खून नहीं बनने के कारण सदर अस्पताल गुमला में बीते शुक्रवार से अपना इलाज करवा रहे हैं। मंगन का बेटा अमित मिंज रांची जाकर 1 यूनिट खून लाकर अपने पिता को चढ़वाया। समय पर खून नहीं चढ़ाने से इलाजरत मंगन की तबीयत और खराब हो सकती है। बेटे अमित ने कहा कि गरीबी के कारण बार बार रांची जाकर खून भी नहीं लाया जा सकता। प्रबंधन जल्द गुमला में ही ब्लड बैंक सुचारू रूप से चालू करने की पहल करे। चतरा होमगार्ड बहाली पर ठगों की टिकी है नजर, जिला प्रशासन ने अभ्यर्थियों को किया अलर्ट। झारखंड के चतरा जिले में चल रही होमगार्ड बहाली प्रक्रिया के बीच ठग सक्रिय हो गए हैं। जिला प्रशासन को मिली शिकायतों के बाद अभ्यर्थियों को सतर्क रहने की अपील की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और किसी भी तरह के पैसे या सिफारिश का इसमें कोई स्थान नहीं है। चतरा जिले के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 1 अप्रैल 2026 से होमगार्ड बहाली प्रक्रिया संचालित की जा रही है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इस प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। इसी बीच कुछ असामाजिक तत्वों ने इस मौके का फायदा उठाते हुए ठगी का जाल फैलाना शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन के अनुसार कई अभ्यर्थियों ने शिकायत की है कि अज्ञात मोबाइल नंबरों से कॉल कर उन्हें होमगार्ड में नौकरी दिलाने का झांसा दिया जा रहा है। इसके बदले उनसे अवैध रूप से पैसे की मांग की जा रही है। ऐसे मामलों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। चतरा की उपायुक्त श्रीमती कीर्ति श्री ने इस मामले में स्पष्ट बयान जारी करते हुए कहा है कि बहाली प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्धारित मानकों के अनुसार हो रही है। उन्होंने कहा कि चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की सिफारिश, बिचौलिया या पैसे का कोई स्थान नहीं है। ऐसे सभी दावे पूरी तरह फर्जी और गैर कानूनी हैं। उपायुक्त ने अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों से अपील की है कि वे किसी भी फोन कॉल, संदेश या व्यक्ति के झांसे में न आए। यदि कोई व्यक्ति नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे की मांग करता है तो उसकी जानकारी तुरंत प्रशासन या पुलिस को दें। इससे ऐसे ठगों के खिलाफ समय पर कार्रवाई संभव हो सकेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ठगी से संबंधित किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत नजदीकी थाना, साइबर सेल या जिला प्रशासन को दी जानी चाहिए। इससे दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। जिला प्रशासन ने बताया कि इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। बहाली प्रक्रिया के दौरान लगातार निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी तरह की अनियमितता या धोखाधड़ी को रोका जा सके। संबंधित अधिकारियों को भी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। सरायकेला में आधुनिक छऊ के जनक कुंवर विजय प्रताप सिंह देव की प्रतिमा का किया गया अनावरण। झारखंड के सरायकेला खरसावा जिले में मॉडर्न छऊ के जनक कुंवर विजय प्रताप सिंह देव की प्रतिमा का अनावरण हो गया।
राजकीय छऊ कला केंद्र प्रांगण में नगर पंचायत अध्यक्ष मनोज चौधरी, कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत समीर बोदरा, आर्टिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भोला महंती, नगर पंचायत उपाध्यक्ष अविनाश कवि सहित अन्य छऊ कलाकारों ने प्रतिमा का अनावरण किया और श्रद्धांजलि अर्पित किया। कार्यक्रम में कुंवर विजय प्रताप सिंह देव के छऊ नृत्य के प्रति अमूल्य योगदान बताया गया। साथ ही आधुनिक छऊ के जनक करार देते हुए विश्व प्रसिद्ध छऊ कला जो सरायकेला की सांस्कृतिक विरासत है उसे संजोने का संकल्प लिया। मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष मनोज चौधरी ने कहा कि कुंवर विजय प्रताप सिंह देव ने सरायकेला की पारंपरिक छऊ नृत्य को आधुनिक स्वरूप प्रदान कर इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, साथ ही विश्व प्रसिद्ध बनाया। उनकी सोच और प्रयासों ने छऊ नृत्य को विश्व पटल पर स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। उनकी स्मृति में स्थापित ये प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी। कार्यक्रम को नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी समीर बोदरा, आर्टिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भोला महंती सहित अन्य कलाकारों ने भी संबोधित करते हुए छऊ को नई ऊंचाई तक पहुंचाने के संकल्प को दोहराया। मौके पर राजकीय कला केंद्र के समन्वयक सुदीप कवि सहित काफी संख्या में कलाकार मौजूद थे। रांची विश्वविद्यालय के आईएलएस में सरकार ने हाईकोर्ट को दिया जवाब, स्ववित्त पोषित संस्थानों पर बनेगा कानून। झारखंड हाईकोर्ट में रांची विश्वविद्यालय की इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज आईएलएस की स्थिति को लेकर चल रही सुनवाई ने शिक्षा व्यवस्था की कई खामियों को उजागर कर दिया है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत में इस मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बड़ा संकेत देते हुए कहा कि स्ववित्त पोषित संस्थानों के लिए नया कानून बनाने की तैयारी चल रही है। सुनवाई के दौरान उच्च शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार स्ववित्त पोषित संस्थाओं को लेकर एक ठोस कानून बनाने पर विचार कर रही है। संभावना है कि ये कानून अगले 3 महीनों के भीतर तैयार कर लिया जाएगा। इस कानून का उद्देश्य राज्य में संचालित ऐसे संस्थानों को एक व्यवस्थित ढांचे में लाना है। प्रस्तावित कानून के तहत राज्य के सभी स्ववित्त पोषित संस्थानों को एक सोसाइटी के अंतर्गत लाया जाएगा। ये सोसाइटी एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करेगी, जिसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ साथ संबंधित विश्वविद्यालयों के कुलपति भी शामिल होंगे। इससे संस्थानों के संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। सरकार की योजना के अनुसार एक विशेष कमेटी गठित की जाएगी जो संस्थानों में फैकल्टी की जरूरत का आकलन करेगी। यही कमेटी शिक्षकों की नियुक्ति, वेतन और अन्य शैक्षणिक मानकों का निर्धारण भी करेगी। खास बात यह है कि इस प्रक्रिया में सरकार या झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी का सीधा हस्तक्षेप नहीं होगा, जिससे संस्थानों को अधिक स्वायत्तता मिलेगी। सरकार का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने रांची विश्वविद्यालय से पूछा कि आईएलएस में कितने स्थायी असिस्टेंट प्रोफेसरों की आवश्यकता है। कोर्ट ने विश्वविद्यालय को इस संबंध में विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कोर्ट इस मामले को लेकर गंभीर है और संस्थान में स्थायी सुधार चाहता है। झारखंड में जेटेट झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की नियमावली में स्थानीय भाषाओं को शामिल नहीं किए जाने को लेकर सियासत गर्मा गई है। शुक्रवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजयुमो के नेतृत्व में पलामू के मेदनी नगर में जोरदार आक्रोश रैली निकाली गई। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र, युवा और भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन की शुरुआत संस्कृत विद्यालय भारत माता चौक, साहित्य समाज चौक से हुई। यहां से रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए 6 मुहान चौक तक पहुंची। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जेटेट नियमावली में बदलाव की मांग उठाई। रैली के 6 मुहान चौक पहुंचते ही प्रदर्शनकारियों ने चौक का घेराव कर दिया। इससे इलाके में यातायात पूरी तरह बाधित हो गया और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस और प्रशासन को स्थिति संभालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि जेटेट की नई नियमावली में पलामू जिला की भाषा सूची से हिंदी, मगही और भोजपुरी को बाहर रखा गया है। वक्ताओं ने कहा कि इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हजारों छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है और उनका भविष्य अधर में लटक गया है। भाजपा नेताओं ने मंच से कहा कि ये हेमंत सरकार की युवा और छात्र विरोधी नीति का परिणाम है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही भाषा सूची में संशोधन नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। नेताओं ने कहा कि पलामू के युवाओं के अधिकारों के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ी जाएगी। झारखंड शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, कस्तूरबा विद्यालयों में टेंडर प्रक्रिया की मांगी टाइमलाइन। झारखंड के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और बालिका आवासीय विद्यालयों में खाद्य सामग्री व अन्य आवश्यक सामानों की खरीद प्रक्रिया को लेकर राज्य शिक्षा परियोजना ने सख्त रुख अपनाया है। परियोजना के निदेशक ने इस संबंध में सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी, डीईओ और जिला शिक्षा अधीक्षक डीएसई को पत्र जारी कर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। विभाग का ये कदम उन शिकायतों के बाद आया है जिनमें खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और नियमों के उल्लंघन की बात कही गई थी। शिक्षा परियोजना ने सभी जिलों को वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 में आयोजित की गई टेंडर प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट में ये स्पष्ट करना होगा कि टेंडर कब जारी किए गए और क्या उन्हें किसी स्तर पर रद्द किया गया था। यदि टेंडर रद्द हुए तो नियमानुसार दोबारा टेंडर रीटेंडर की प्रक्रिया अपनाई गई या नहीं, इसकी पूरी फाइल विभाग ने मांगी है।
गुमला में 29 लाख रुपए का अफीम गांजा जब्त। होटल की आड़ में नशे का कारोबार, 3 तस्कर गिरफ्तार। ब्रेजा कार जब्त। गुमला में होटल व्यवसाय की आड़ में चल रहे नशे के कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से भारी मात्रा में अफीम और गांजा बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कमल सिंह, नागफेनी निवासी बलराम साहू और लांझी निवासी उमेश साहू के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके कब्जे से 3.596 किलोग्राम अफीम और लगभग 3.62 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। जब्त किए गए नशीले पदार्थों की बाजार कीमत करीब 29-30 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने एक ब्रेजा कार भी जब्त की है। गुरुवार को एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव ने बताया कि पुलिस टीम ने अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर इन आरोपियों को पकड़ा। बलराम और कमल पहले भी जेल जा चुके हैं। गुमला और सिसई थाना क्षेत्र में विशेष टीम ने कई होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंट्स पर एक साथ छापेमारी की। ये ठिकाने बाहर से सामान्य दिखते थे, लेकिन अंदर से नशे के अवैध कारोबार के अड्डे निकले। गिरफ्तार आरोपियों से गुप्त स्थान पर पूछताछ जारी है, जिसमें इस बड़े नेटवर्क से जुड़े कई और खुलासे होने की संभावना है। पुलिस को आरोपियों के पास से भारी मात्रा में नकदी भी मिली है, जिसे अवैध कारोबार की कमाई माना जा रहा है। इस मामले में सबसे अहम नाम कमल सिंह का है, जो पहले भी नशे के बड़े मामले में गिरफ्तार हो चुका है। जुलाई 2024 में पंजाब के फाजिल्का जिले में उसे 66 किलो अफीम के साथ पकड़ा गया था। जेल से हाल ही में बाहर आने के बाद उसने फिर से इस धंधे में कदम रख दिया। पुलिस ने एक कार भी जब्त की है, जिसका इस्तेमाल इस कारोबार में किया जा रहा था। बिरसा नगर आवास योजना में देरी से भड़के जमशेदपुर के लोग, उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। जमशेदपुर के बिरसा नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत घर का सपना देखने वाले हजारों लाभुकों का इंतजार अब नाराजगी में बदल गया है। जिस योजना को 2 वर्षों में पूरा कर लोगों को घर सौंपा जाना था, वो 6 साल बीतने के बाद भी अधूरी है। शुक्रवार को इसी देरी के खिलाफ लाभुकों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। बड़ी संख्या में महिला और पुरुष लाभुकों ने जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति JNAC और उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी समस्याओं को सामने रखा। उनका कहना है कि लंबे समय से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, लेकिन जमीन पर कोई ठोस प्रगति नहीं दिख रही है। इस योजना की शुरुआत 23 फरवरी 2019 को तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गुड़िया मैदान बिरसा नगर में शिलान्यास करके की थी। निर्माण कार्य को मार्च 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन तय समय सीमा के 5 साल बाद भी परियोजना पूरी नहीं हो सकी है, जिससे लाभुकों की उम्मीदें टूटती जा रही हैं। परियोजना का जिम्मा झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी जुड़कू को दिया गया था। वर्तमान स्थिति ये है कि निर्माण कार्य अब भी फिनिशिंग स्टेज में ही अटका हुआ है। इससे ये साफ है कि परियोजना में भारी लापरवाही और देरी हुई है, जिसका खामियाजा सीधे तौर पर आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। प्रदर्शन कर रहे लाभुकों ने साफ शब्दों में कहा कि अब उन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि अपने घर की चाबी चाहिए। उनका कहना है कि वर्षों से किराए के घरों में रहने को मजबूर हैं, जिससे आर्थिक बोझ लगातार बढ़ रहा है। कई परिवारों ने अपनी जमा पूंजी इस योजना में लगाई है, लेकिन अब तक उन्हें उसका लाभ नहीं मिल पाया है। लाभुकों ने बताया कि किराया देने के साथ साथ घर के खर्चों को संभालना मुश्किल हो रहा है। समय पर घर नहीं मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है। दुमका के संत जेवियर्स कॉलेज को मिला ऑटोनॉमस का दर्जा। झारखंड के दुमका जिले में उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए अच्छी खबर आई है। संत जेवियर्स कॉलेज दुमका को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा स्वायत्त ऑटोनॉमस महाविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है। ये फैसला 19 मार्च 2026 को हुई UGC की बैठक में लिया गया है। इस फैसले से क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता और पढ़ाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। UGC के अनुसार ये सत्र 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्षों के लिए मान्य रहेगी। इस दर्जे के मिलने के बाद कॉलेज को पाठ्यक्रम बनाने, परीक्षा आयोजित करने और शैक्षणिक गतिविधियों में अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। इससे छात्रों को बेहतर और आधुनिक शिक्षा का लाभ मिलेगा। सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका के अंतर्गत ये पहला ऑटोनॉमस कॉलेज बन गया है। इससे पूरे दुमका क्षेत्र में उच्च शिक्षा के स्तर को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। रांची में याद किए गए महाकवि विद्यापति, मैथिली मंच का 3 दिवसीय स्मृति पर्व शुरू। झारखंड की राजधानी रांची में शुक्रवार को महाकवि विद्यापति याद किए गए हैं। झारखंड मैथिली मंच की ओर से विद्यापति जयंती के मौके पर 3 दिवसीय महाकवि स्मृति पर्व का आयोजन किया गया है। इस मौके पर मैथिली मंच के सदस्यों ने सांस्कृतिक और साहित्यिक परंपरा को जीवंत रखते हुए एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यापति दलान हरमू से पैदल मार्च के साथ हुई, जो मेन रोड स्थित महाकवि विद्यापति की प्रतिमा तक पहुंची। वहां सभी सदस्यों ने सामूहिक रूप से माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का आयोजन विद्यापति दलान में 3 सत्रों, उद्घाटन सत्र, साहित्यिक परिचर्चा और कवि गोष्ठी में किया गया। उद्घाटन सत्र की शुरुआत दीप प्रज्वलन और विद्यापति के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर हुई।
इस अवसर पर विद्यानाथ झा विदित, डॉक्टर परवेज हसन, प्रमोद कुमार झा सहित अन्य अतिथियों के साथ मंच के अध्यक्ष विनय कुमार झा, महासचिव जयंत कुमार झा और अरुण कुमार झा उपस्थित रहे। पंडित सतीश कुमार मिश्र ने मंगल मंत्र, स्वस्ति वाचन और शंख ध्वनि के साथ पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। इसके बाद मिथिला परंपरा के अनुसार भगवती वंदना, जय जय भैरवी असुर भयावनी तथा राष्ट्रगान जन गण मन का सामूहिक गायन किया गया। अतिथियों का स्वागत पारंपरिक पाग दोपटा देकर किया गया, जिससे कार्यक्रम में सांस्कृतिक गरिमा झलक उठी। रांची विश्वविद्यालय को मिला नया वीसी, दिल्ली की प्रो सरोज शर्मा संभालेंगी कमान, राज्यपाल ने दी स्वीकृति। रांची विश्वविद्यालय में लंबे समय से रिक्त चल रहे नियमित कुलपति के पद को आखिरकार भर दिया गया है। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने प्रो सरोज शर्मा के नाम पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है। प्रो शर्मा वर्तमान में दिल्ली स्थित गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय GGS-IPU के यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ एजुकेशन में डीन के पद पर कार्यरत हैं। विश्वविद्यालय में नियमित कुलपति नहीं होने के कारण पिछले कई महीनों से शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे थे, जिनमें अब तेजी आने की प्रबल संभावना है। प्रो सरोज शर्मा शिक्षा जगत का एक जाना माना नाम है। उनके पास शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों का लगभग 3 दशकों से अधिक का अनुभव है। वे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS के अध्यक्ष चेयरपर्सन के रूप में दिसंबर 2020 से अक्टूबर 2024 तक अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने MSc बॉटनी, सोशियोलॉजी में MA की पढ़ाई पूरी की है। इसके साथ साथ वे M.Ed, MBA, MPhil और PhD जैसी डिग्री भी हासिल कर चुकी हैं। उन्हें शिक्षा, टीचर एजुकेशन, नीति निर्माण और गुणवत्ता आश्वासन NAC, UGC, TE के क्षेत्र में महारत हासिल है। वे पूर्व में भारतीय शिक्षा संस्थान IITA अहमदाबाद की कुलपति भी रह चुकी हैं। सरायकेला कांग्रेस की नई टीम तैयार, इन 3 समुदायों को तरजीह, गठबंधन को लेकर भी रुख साफ। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देशों के अनुरूप सरायकेला खरसावां जिला कांग्रेस कमेटी का विधिवत विस्तार कर नई कार्य समिति का गठन किया गया है। जिला अध्यक्ष राज बागची ने प्रेस वार्ता आयोजित कर नई टीम के नामों की घोषणा की। इस नई कमेटी में सांगठनिक संतुलन बनाए रखने के लिए 1 कार्यकारी अध्यक्ष, 8 उपाध्यक्ष, 20 महासचिव, 20 सचिव और 1 कोषाध्यक्ष को नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही गम्हरिया प्रखंड की कमान अनिल ठाकुर और ईचागढ़ प्रखंड की जिम्मेदारी सिद्धू मुंडा को सौंपी गई है। नई कमेटी के गठन में सामाजिक समीकरणों और समावेशी राजनीति का विशेष ध्यान रखा गया है। राज बागची ने बताया कि पार्टी ने जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत करने के लिए आदिवासी, OBC और मुस्लिम समुदाय के सक्रिय कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी है। संगठन को और अधिक समावेशी बनाने के उद्देश्य से महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। पार्टी का मानना है कि सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने से संगठन का जनाधार व्यापक होगा और जनहित के मुद्दों को अधिक प्रभावी ढंग से उठाया जा सकेगा। धनबाद के घूसखोर ASI सत्येंद्र पासवान पर आरोप गठित, निगरानी अदालत में शुरू होगा ट्रायल, जाने पूरा मामला। धनबाद स्थित निगरानी के विशेष न्यायाधीश मनीष की अदालत ने भ्रष्टाचार के एक चर्चित मामले में शुक्रवार को कड़ा रुख अपनाया है। महिला थाना के तत्कालीन सहायक अवर निरीक्षक ASI सत्येंद्र पासवान के खिलाफ रिश्वत लेने के मामले में आरोप गठित कर दिए गए हैं। सुनवाई के दौरान आरोपी अधिकारी सशरीर अदालत में उपस्थित हुआ। अदालत ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद ट्रायल शुरू करने का आदेश दिया और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अगली तिथि 13 मई 2026 निर्धारित की है। इस दौरान निगरानी विभाग की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजीव कुमार उपाध्याय ने पक्ष रखा। पूरा मामला बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के बिराजपुर निवासी सुधीर साव से जुड़ा है। सुधीर के खिलाफ महिला थाना में दहेज प्रताड़ना का एक मामला दर्ज हुआ था, जिसकी जांच की जिम्मेदारी ASI सत्येंद्र पासवान को सौंपी गई थी। आरोप है कि जांच और केस डायरी को सुधीर के पक्ष में तैयार करने के एवज में पासवान ने 10,000 रुपए की मांग की थी। पैसे देने में असमर्थता जताने पर पुलिस अधिकारी ने सुधीर को जेल भेजने की सीधी धमकी दी थी। रांची के जमीन लुटेरों पर ACB का हंटर, रिटायर्ड CO राजेश कुमार समेत 3 अधिकारियों पर गिरेगी गाज। राजधानी रांची के बरियातू स्थित रिम्स की जमीन घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। ब्यूरो ने इस मामले में संलिप्त तत्कालीन अंचल अधिकारी, CO समेत 3 अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है। इसके लिए विभागीय स्तर पर पत्राचार की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। ACB के अनुसार जैसे ही अनुमति मिलेगी, इन अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। जिन अधिकारियों पर केस चलाने की मांग की गई है, उनमें उस समय के CO राजेश कुमार, अंचल निरीक्षक श्याम किशोर और राजस्व कर्मचारी मनोज कुमार शामिल हैं। ACB की जांच में यह तथ्य सामने आया है कि इन अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए फर्जी दस्तावेजों को सरकारी रिकॉर्ड में स्थान दिलाने में मदद की थी। ब्यूरो ने स्पष्ट किया है कि जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में कुछ अन्य रसूखदारों के नाम भी इस सिंडिकेट में सामने आ सकते हैं। ओंकारेश्वर में नाव पलटी, 10 श्रद्धालु डूबे, 2 लोगों के फेफड़ों में पानी भरा, रेस्क्यू कर सभी को बचाया। रांची से आए थे 52 लोग।
खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में शुक्रवार को नर्मदा नदी में चट्टान से टकराई नाव पलट गई। झारखंड के रहने वाले 10 श्रद्धालु डूब गए, जिन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। इनमें से 2 लोगों की हालत गंभीर है, सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झारखंड में आज से बारिश से राहत, बढ़ेगी गर्मी। अधिकतम तापमान में हो सकती है 4 से 6 डिग्री की वृद्धि। 14 के बाद दिखेगा ज्यादा असर। झारखंड में शुक्रवार से बारिश से राहत की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यहां अधिकतम तापमान में बड़ा बदलाव नहीं होगा। इसके बाद अगले 4 दिनों में गर्मी बढ़ेगी और कई जिलों में पारा 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। 14 अप्रैल के बाद गर्मी और उमस ज्यादा बढ़ने के आसार हैं। गंभीर बीमारी से जूझ रहे दुमका के 11 लोगों को मिली 3.30 लाख की मदद। सांसद नलिन सोरेन ने दिया चेक। झारखंड के दुमका जिले में गंभीर बीमारियों से जूझ रहे जरूरतमंद लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। काठीखुंड में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दुमका सांसद नलिन सोरेन और जिला परिषद अध्यक्ष जॉयस बेसरा ने संयुक्त रूप से 11 लाभुकों के बीच चिकित्सा सहायता राशि का वितरण किया। इस पहल से गरीब और असहाय मरीजों को इलाज में बड़ी मदद मिलेगी। ये आर्थिक मदद झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत दी गई। सभी 11 लाभुकों को 30-30 हजार रुपए का चेक प्रदान किया गया, जिससे कुल 3.30 लाख रुपए की सहायता वितरित की गई। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को गंभीर बीमारी के इलाज के लिए समय पर आर्थिक सहयोग देना है। इस सहायता वितरण में शिकारीपाड़ा विधायक आलोक कुमार सोरेन की अहम भूमिका रही। उनकी अनुशंसा पर काठीखुंड प्रखंड और आसपास के क्षेत्रों के कई जरूरतमंदों को इस योजना का लाभ मिला। इससे यह साफ होता है कि जनप्रतिनिधियों के सहयोग से योजनाओं का लाभ तेजी से लोगों तक पहुंच रहा है। इस योजना के तहत काठीखुंड बाजार की जरीना बीबी, बड़तल्ला के अशरफ अली, कर्णपुरा की निर्मला मुर्मू, तकरारपुर के मोहम्मद अंसारी और तेलगाने की प्रमिला कुमारी को सहायता राशि दी गई। इसके अलावा रामविलास हेम्ब्रम, अर्चना देवी, जयधन सोरेन, मीरू टूडू, मकू किस्कू और तमीना बीबी को भी इस योजना का लाभ मिला। बेमौसम बरसात से लातेहार में टूट रही ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़, महुआ फसल का हो रहा है नुकसान। झारखंड के लातेहार जिले में बेमौसम की आंधी और बरसात के कारण जिले की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ टूट रही है। महुआ जिले की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। बारिश से महुआ की फसल को काफी नुकसान हो रहा है। महुआ का उत्पादन इस वर्ष मौसम की खराबी के कारण प्रभावित हो गया है। इस कारण ग्रामीण से लेकर इसका व्यापार करने वाले व्यवसायी तक चिंतित हैं। महुआ कारोबारियों के अनुमान के अनुसार लातेहार जिले में हर साल करीब 40 से 60 करोड़ रुपए तक महुआ का व्यवसाय होता है। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए महुआ आमदनी का बेहतर स्रोत माना जाता है। बिना पूंजी लगाए ग्रामीण महुआ से काफी अच्छी आमदनी कर लेते हैं। रांची के सदर अस्पताल में नवजातों में हृदय रोग की जांच शुरू, 11 अप्रैल तक निशुल्क स्वास्थ्य शिविर। झारखंड की राजधानी रांची स्थित सदर अस्पताल में शुक्रवार को जन्मजात हृदय रोग CHD से पीड़ित बच्चों के लिए एक विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। कंजेनिटल हार्ट डिजीज बीमारी की पहचान और जांच के लिए आयोजित यह शिविर 10 और 11 अप्रैल तक चलेगा। इसका उद्देश्य भारत में हर साल 2 लाख से ज्यादा जन्मजात हृदय रोग CHD से ग्रसित बच्चों की शीघ्र पहचान और उनका निःशुल्क इलाज करना है। इस शिविर में जांच, स्क्रीनिंग, परामर्श और चिन्हित बच्चों के हृदय ऑपरेशन, सर्जरी की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है। झारखंड सरकार के शिविर स्वास्थ्य विभाग के गिफ्ट ऑफ लाइफ कार्यक्रम के तहत आयोजित किया जा रहा है। इसमें शिशु रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों को केयरिंग फॉर चिल्ड्रन विद हार्ट डिजीज एसेंशियल फैक्ट्स विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित किया जा रहा है। इस विशेष शिविर के पहले दिन राज्य के विभिन्न जिलों से हृदय में जन्मजात छेद वाले चिन्हित बच्चों को इस शिविर में अमृता हॉस्पिटल कोची के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम बच्चों की जांच की गई। इस दौरान अभिभावकों को आवश्यक परामर्श उपलब्ध कराया गया। इस पहल का उद्देश्य जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों की समय पर पहचान एवं बेहतर उपचार सुनिश्चित करना है। इस विशेष शिविर में विशेषज्ञों द्वारा इको एवं अन्य जांच के माध्यम से बच्चों के हृदय रोग का परीक्षण किया जाएगा एवं जांच के बाद जिन बच्चों में सर्जरी की आवश्यकता पाई गई उनका निःशुल्क ऑपरेशन सर्जरी अमृता हॉस्पिटल कोची में कराया जाएगा। सर्जरी के बाद फॉलोअप भी किया जाएगा। इस शिविर में लगभग 500 बच्चों के स्क्रीनिंग का लक्ष्य रखा गया है। यह पूरी प्रक्रिया निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों को भी आने जाने, ठहरने आदि की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। गढ़वा के होटलों में देह के खेल पर प्रशासन सख्त, SDM ने दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश। झारखंड के गढ़वा शहर के होटलों में प्रशासन की पैनी नजर रहने वाली है। गढ़वा SDM संजय कुमार ने साफ कर दिया है कि होटल व्यवसाय में लापरवाही या लालच के लिए कोई जगह नहीं है। हालिया छापेमारी में सामने आई अव्यवस्थाओं के बाद प्रशासन ने अब नियमों का शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। SDM संजय कुमार ने अनुमंडल के सभी थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्र के होटलों और लॉज का नियमित औचक निरीक्षण करें। पुलिस अब न केवल एंट्री रजिस्टर की जांच करेगी बल्कि मौके पर मौजूद लोगों का भौतिक सत्यापन भी करेगी।
प्रशासन ने सुरक्षा और सामाजिक मर्यादा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित नियम अनिवार्य कर दिए हैं। आईडी प्रूफ अनिवार्य। प्रत्येक आगंतुक का वैध पहचान पत्र लेना और गेस्ट रजिस्टर में पूर्ण विवरण दर्ज करना होगा। सीसीटीवी सर्वेलांस। होटल के प्रवेश, निकास, रिसेप्शन और कॉरिडोर में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य है। साथ ही 30 दिनों का बैकअप सुरक्षित रखना होगा। कर्मी सत्यापन। होटल में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। संदिग्ध गतिविधि की सूचना। बिना सामान के आना जाना या बार बार कम अवधि के लिए कमरा लेने जैसी संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत पुलिस को देनी होगी। सांसद वीडी राम ने केंद्रीय मंत्री से पलामू में धान खरीद की तारीख बढ़ाने की मांग, सौंपा ज्ञापन। झारखंड में पलामू संसदीय क्षेत्र के सांसद वीडी राम ने किसानों की समस्याओं को लेकर केंद्र सरकार के समक्ष अहम मुद्दा उठाया है। शुक्रवार को नई दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात कर धान अधिप्राप्ति की अवधि बढ़ाने की मांग की। सांसद वीडी राम ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात के दौरान पलामू और गढ़वा जिले के किसानों की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि धान खरीद प्रक्रिया में देरी और लापरवाही के कारण किसान परेशान हैं। इस विषय को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने तत्काल समाधान की आवश्यकता जताई। सांसद ने बताया कि खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के तहत धान खरीद की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 निर्धारित की गई थी, लेकिन राज्य स्तर पर समुचित प्रबंधन नहीं होने के कारण कई किसानों का धान अब तक नहीं खरीदा जा सका है। इससे किसानों में असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी मुद्दा उठाया कि जिन किसानों से धान की खरीद हो चुकी है उन्हें अब तक भुगतान नहीं मिला है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। खेती के लिए लिए गए कर्ज और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सांसद वीडी राम ने केंद्रीय मंत्री से धान खरीद की अवधि 30 अप्रैल 2026 तक बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे छूटे हुए किसानों से धान की खरीद सुनिश्चित हो सकेगी और उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य मिल पाएगा। सांसद ने जोर देकर कहा कि किसानों की समस्याओं का त्वरित समाधान जरूरी है। यदि समय रहते धान की खरीद और भुगतान सुनिश्चित नहीं किया गया तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस दिशा में सकारात्मक पहल करने की उम्मीद जताई।